अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कंजर्वेटिव डेंसिटी 2 ऑफ 6 सेमेस्टर का टॉपिक जो है इंजरी टू परमानेंट टूथ के बारे में पढ़ रहे थे। ये हमारी तीसरी वीडियो है। हमने लास्ट वीडियो में जो था हम रूट फ्रैक्चर तक पढ़ लिया था, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वर्टिकल फ्रैक्चर। आज हम वर्टिकल फ्रैक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि वर्टिकल फ्रैक्चर क्या है। So, so the vertical fracture of the posterior teeth is not as amenable to conservative endodontic treatment as horizontal fracture. So first one हमारे पास जो है ये नेम इंडिकेट कर रहा है कि जो फ्रैक्चर है वो वर्टिकल फॉर्म में आया है टूथ के ऊपर, नॉट हॉरिजेंटली। तो वो जो वर्टिकल लाइन में हमारे पास जो फ्रैक्चर आया है पोस्टीरियर टीथ का, वो हमारे पास इतना इजीली ट्रीट नहीं हो सकता एज हॉरिजेंटल फ्रैक्चर। क्यों नहीं ठीक हो सकता वर्टिकल फ्रैक्चर? बिकॉज इसकी जो डायग्नोसिस है वो भी हमारे पास डिफ़िकल्ट है। हम इसको रेडियोग्राफी के परकशन पे या कोई अदर मीन्स भी हम यूज़ करें इसकी डायग्नोसिस के लिए, तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट है कि हम डायग्नोस नहीं कर पाते वर्टिकल फ्रैक्चर्स को। प्लस दे कैन नॉट इजीली ट्रीटेबल। इन मोस्ट केसेस हमारे पास पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको सेंसिटिविटी हो रही है एंड ही और शी मे नॉट बी एबल टू लोकेट द अफेक्टेड टूथ। यानी वो पेशेंट खुद भी लोकेट नहीं कर पाता कि कौन सा टूथ उनका अफेक्टेड है, प्लस उनको सेंसिटिविटी की कंप्लेन हो रही होती है, प्लस हमारे पास हम भी डायग्नोस नहीं कर पाते कि आया कौन सा टूथ जो है वो अफेक्टेड है, और अगर पता चल भी जाए तो उसकी ट्रीटमेंट भी है वो इजीली नहीं है वर्टिकल फ्रैक्चर्स की। The tooth may react normally to the electric pulp test or it may become hypersensitive। जो हम इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट यूज़ कर लेते हैं कि हम पल्प को चेक करते तो टूथ जो है वो नॉर्मली रिएक्ट करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी शो कर लेता है, लेकिन फिर भी हमें वर्टिकल फ्रैक्चर्स का इतना पता नहीं चलता। अर्ली स्टेजेस में हमारे पास क्या होता है, जब व्हेन हेयर लाइन फ्रैक्चर इज प्रेजेंट। हेयर लाइन फ्रैक्चर जो है ये हमारे पास जो अर्ली फ्रैक्चर्स होते हैं, जो माइनर फ्रैक्चर्स होते हैं या क्रैक्स होते हैं, उनको हम हेयर लाइन फ्रैक्चर्स कहते हैं, ठीक है। व्हेन हेयर लाइन फ्रैक्चर इज प्रेजेंट एंड बिफोर सेपरेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स इज एविडेंट, यानी अभी उसकी फ्रैगमेंट्स यानी जो टूथ की फ्रैक्चर के बाद जो फ्रैगमेंट्स होती हैं वो अभी सेपरेट नहीं हुई, और उससे पहले का जो हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है वो भी हमारे पास रेडियोग्राफिकली विजिबल इतना नहीं होता, ना टूथ में ना उसके साथ एडजेसेंट टूथ में। तो इस टाइम पे यानी जब टूथ पे उसका हेयर लाइन फ्रैक्चर आया है या वर्टिकल फ्रैक्चर आ चुका है, अभी वो अर्ली स्टेजेस में है, अभी वो रेडियोग्राफ पे भी उसका पता चल नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, हम पेशेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं या हम उनको कुछ परफॉर्म करने को कहते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आया उनका जो टूथ है क्या वो जो है अफेक्टेड है, कितना अफेक्टेड है, कौन सा टूथ है, ठीक है। वैसे तो हमारे पास वर्टिकल फ्रैक्चर जो होते हैं वो ज़्यादातर कुछ मेन कॉजेज की वजह से आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन कॉज है वो है ट्रॉमेटिक ऑक्लूजन। यानी पेशेंट की अपनी ऑक्लूजन इस तरह है कि वो उसने ट्रॉमेटाइज कर दिया है टूथ को, ठीक है। यानी अपनी ऑक्लूजन की वजह से या हाई मैस्टिकेटिव फोर्सेस की वजह से जो है उसका जो टूथ है वो ट्रॉमेटाइज हो गया है या उस पर फ्रैक्चर आ चुका है। सेकेंड वन वर्टिकल फ्रैक्चर की काज ये है कि द एक्सेसिव लोड ऑन एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टूथ। जो हमारे पास वो टीथ हैं जो इंटरडोंटिकली ट्रीटेड हो चुके हैं, जो कि आरसीटी उनमें हो चुकी है, उन टूथ के ऊपर जो है एक्सेसिव लोड आ रहा है, ऑलरेडी वो टूथ हमारे पास वाइटल नहीं है, तो इट मीन्स कि वो ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं है। जब उन टूथ के ऊपर एक्सेसिव लोड आता है तो वहाँ पे वर्टिकल फ्रैक्चर आ जाता है। एंड द थर्ड वन इज द ब्रोक्सिज्म। ब्रोक्सिज्म में हमारे पास जो है अनइंटेंशनली जब टूथ की चीजिंग होती है या क्लैंचिंग ऑफ द टीथ जो है वो हमारे पास ब्रोक्सिज्म की वजह से भी वर्टिकल फ्रैक्चर आ जाते हैं। सो दीज आर द थ्री कॉमन काजेज जो हमारे पास पेशेंट में वर्टिकल फ्रैक्चर्स उनके टूथ पे आ जाते हैं। वर्टिकल फ्रैक्चर्स हमारे पास टू टाइप्स की हैं। एक हमारे पास वर्टिकल क्रॉन फ्रैक्चर है, एक रूट फ्रैक्चर है। यहाँ पे ये नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो फ्रैक्चर है वो जो क्रॉन पार्ट पे होगा या वो फ्रैक्चर जो क्रॉन के रूट की तरफ भी एक्सटेंड हो चुका है। तो इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द वर्टिकल क्रॉन फ्रैक्चर, जस्ट उसके क्रॉन पार्ट से आया है। दिस इज द वर्टिकल रूट फ्रैक्चर जो कि रूट तक भी एक्सटेंड हो चुका है। अब क्रॉन फ्रैक्चर के ऊपर लिखा है कि ये हमारे पास ट्रीटेबल है, कि आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी एक्सटेंशन रूट तक हो चुकी है तो फिर ये हमारे पास ट्रीट करना डिफिकल्ट है।
फर्स्ट हम वर्टिकल क्रोन फ्रैक्चर की बात करते हैं कि क्रोन पे जो फ्रैक्चर्स आए हैं उनका क्या होगा। सो वर्टिकल क्रोन फ्रैक्चर में नॉट ऑलवेज सीन रेडियोग्राफिकली, ये भी हमारे पास रेडियोग्राफिकली नजर नहीं आती क्रोन फ्रैक्चर्स, क्योंकि हमने स्टार्ट में कहा कि हम वर्टिकल फ्रैक्चर्स को डायग्नोस नहीं कर पाते। The prognosis of the tooth with a longitudinal vertical fracture depends upon the location. अगर हम इसकी प्रोग्नोसिस की बात करें, हम इसकी आउटकम, इसकी रिजल्ट की बात करें कि आया ये ठीक होगा नहीं होगा, क्या है इसकी प्रोग्नोसिस, गुड है या बैड है, तो वो डिपेंड करती है लोकेशन पे कि आपका फ्रैक्चर जो क्रोन पे है वो कौन सी लोकेशन पे, कौन सी सरफेस पे है टूथ के। If the fracture passes through the clinical crown of the multi-rooted tooth, अगर आपका मल्टी रूटेड टूथ है और उसकी क्लिनिकल क्रोन पे फ्रैक्चर पास हुआ है और वो उसकी फ्रकेशन पॉइंट्स पे आए हैं, क्योंकि मल्टी रूटेड टूथ है तो वहाँ पे हमारे पास फर्केशन पॉइंट्स भी होती है, सो द प्रोग्नोसिस मे बी फेवरेबल, यानी फेवरेबल प्रोग्नोसिस हो सकती है। वो कैसे कि हमारे पास एग्जांपल में हम मैंडिबुलर मोलर को ले लेते हैं, ठीक है। मैंडिबुलर मोलर जो है इसके हमारे पास 2 रूट होते हैं, यानी मल्टी रूटेड टूथ है। अगर इसका फ्रैक्चर जो है वो बकोलिंगुअल फ्रैक्चर आया है, यानी उसकी बकोलिंगुअल पार्ट पे इसका फ्रैक्चर आया है क्रोन से, तो हमारे पास उसकी एक्सटेंशन बाइफर्केशन पॉइंट तक है, तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं इंटोडोंटिकली भी, ठीक है। इंटोडोंटिकली यानी हम उसकी आरसीटी कर लेंगे, प्लस फॉलोड बाय हेमी सेक्शन, यानी हमारे पास हेमी सेक्शन इज द सर्जिकल रिमूवल, हम उस पार्ट को सर्जिकली रिमूव कर लेते हैं और फिर हम वहाँ पे दोबारा से फुली कवरेज रिस्टोरेशन डाल देंगे। अगर मीडियल डिस्टर्ब है, अगर डिस्टल है, अगर पूरा है, तो पूरा फुली कवरेज एक रिस्टोरेशन वहाँ पे डाल सकते हैं उन सेगमेंट्स के ऊपर, मीडियली एंड डिस्टल सेगमेंट्स के ऊपर। तो ये हमारे पास वर्टिकल क्रोन फ्रैक्चर आया। अगर हम वर्टिकल रूट फ्रैक्चर की बात करें, तो व्हेन द लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर ऑफ द रूट, अगर आपका फ्रैक्चर रूट पे आया है तो उसकी प्रोग्नोसिस जो है वो बिल्कुल ही होपलेस है, नॉट फेवरेबल, नॉट गुड। तो ये हमारे पास बिल्कुल होपलेस है, क्योंकि वो फ्रैक्चर जो है वो रूट तक आ चुका है। अगर इसकी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हम चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है उसकी लोकेशन पे कि आपका रूट फ्रैक्चर जो है वो कौन सी लोकेशन उसकी क्या है, प्रॉक्सिमिटी उसकी क्या है, और या फ्रैक्चर सिंपल है या कम्युनिकेटेड है। यानी सिंपल फ्रैक्चर में हमारे पास एक सिंगल फ्रैक्चर आ सकता है, सिंगल ब्रेकेज आ सकती है रूट के ऊपर, एंड कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर इज द सेवरल 1 और 2 और 3 फ्रैक्चर्स, ठीक है। तो हमारे पास ये इस पे डिपेंड करता है। अगर मल्टी रूटेड टूथ पे अगर आपका वर्टिकल रूट फ्रैक्चर आया है तो वहाँ पे भी आप हेमी सेक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्टिकल फ्रैक्चर्स के बाद आ जाते हैं लग्जेटेड टीथ, अनदर ग्रुप ऑफ द इंजरी ऑफ टूथ के। आपका टूथ जो है वो इंजरी की वजह से लग्जेट हो गया है। लग्जेशन के बारे में हमने स्टार्ट वाली वीडियो में भी बात की थी कि हमारे पास जो टूथ डिस्प्लेस कर जाता है। सो लग्जेशन की डेफिनेशन यहाँ पे भी प्रेजेंट है कि इट इज द डिस्प्लेसमेंट और द पार्शियल डिसलोकेशन ऑफ द टूथ फ्रॉम इट्स सॉकेट। जब से एक सॉकेट से आपका टूथ डिस्प्लेस हो जाता है या पार्शियली डिसलोकेट हो जाता है। व्हेन द टूथ इज पार्शियली लग्जेटेड फ्रॉम अ ब्लो, अगर किसी ब्लो की वजह से आपका टूथ पार्शियली डिसलोकेट हो गया है तो वहाँ पे हमारे पास जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, दे कवर्ड विद द ब्लड से कवर कर जाते हैं, एंड द टूथ में अपेयर लूज, हमें टूथ लूज नजर आता है, स्पेशली इफ इट इज एक्सट्रूडेड। एक्सट्रूडेड यानी वो जब सॉकेट से बाहर की तरफ जब निकला होता है, ठीक है, तभी टूथ हमारे पास लूज भी नजर आ जाता है। तो ये आपके पास लग्जेटेड टूथ की बात हो रही है। जो इसके पेरियोडोंटल लिगामेंट होते हैं ये हमारे पास लग्जेटेड टूथ में सम टाइम जो है वो टर्न कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि टूथ डिस्प्लेस कर गया है ना अपनी पोजीशन से, जब वो हट जाता है तो इट मीन्स कि जो उसके पेरियोडोंटल लिगामेंट थे जिन्होंने एक टूथ को नॉर्मली एक सॉकेट में रखा होता है तो वो डैमेज हो जाते हैं, पीरियल फाइबर सारे यहाँ पे डैमेज हो गए हैं। इफ नॉट entirely it depending on the amount of displacement, कि अगर आपके पीरियल जो है वो पूरे सारे टर्न नहीं हुए या इंजर्ड नहीं हुए, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका टूथ फिर कितना डिस्प्लेस हो रहा है, पूरा डिस्प्लेस हो रहा है या फिर पार्शियली डिस्प्लेस हो रहा है। जो हमारे पास लग्जेटेड टूथ की जो इंजरीज होती हैं ये हमारे पास क्या कॉज करती हैं टूथ में। हमने कहा कि टूथ लग्जेट हो रहा है तो टूथ डिस्प्लेस हो रहा है, तो टूथ की डिस्प्लेसमेंट की रिजल्ट में हमारे पास टूथ की मोबिलिटी आ जाती है, टूथ मोबाइल कर जाता है, ठीक है। तो वो मोबिलिटी जो है वो तो लग्जेशन इंजरी की वजह से, यहाँ पे बात हो रही है कि मोबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल ड्यू टू लग्जेशन इंजरीज की वजह से आ जाती है। तो हम जब
जब पेशेंट आ जाता है क्लिनिक में और उसकी टूथ की लंगेशन हो गई है, आपको उसका टूथ मोबाइल नज़र आ रहा है, सो यू शुड बी केयरफुल वाइल टेस्टिंग द डिग्री ऑफ द मोबिलिटी। हमने टूथ की मोबिलिटी ऑफ जो डिग्री ऑफ द मोबिलिटी है हमने उसको टेस्ट करना है। हमने टूथ को और डिस्प्लेस नहीं करना है, जितना कि वो ऑलरेडी डिस्प्लेस हो चुका है एक इंजरी की वजह से, तो आपने ख्याल रखना है कि वो और डिस्प्लेस ना कर जाए। सो द डिग्री ऑफ द मोबिलिटी शुड बी रिकॉर्डेड। हमने उसकी मोबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास डिग्री ऑफ मोबिलिटी क्या है। हमारे पास जो मोबिलिटी है हमने उसको कुछ ग्रेड्स में डाला है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारा टूथ जो है वो कौन सी ग्रेड में है और उसके मुताबिक हम उसको ट्रीट कर सकें। सो ग्रेड 0 मोबिलिटी हमारे पास वो है जिसमें आपका टूथ जो है वो लूज नहीं हुआ होता और उसमें कोई चेंज भी नहीं आया हो। ग्रेड 1 मोबिलिटी हमारे पास वो है जिसमें हमारा टूथ जो है वो हॉरिजेंटल लेवल पे लूज कर जाता है और 1 mm तक वो हिल सकता है। ग्रेड 2 मोबिलिटी हमारे पास वो है जिसमें हमारे पास टूथ जो है वो हॉरिजेंटली लूज कर गया है, लेकिन ग्रेटर देन 1 mm जो है वो मूवमेंट शो कर लेता है, यानी मोबिलिटी शो कर लेता है ग्रेटर देन 1 mm। एंड ग्रेड 3 मोबिलिटी इज द वर्टिकल लूजिंग, यानी एक्सियल लूजिंग। वो अब हॉरिजेंटल लेवल पे जस्ट लूज नहीं है, वो वर्टिकल लेवल पे भी लूज है, यानी वो अपनी सॉकेट से भी उठ सकता है, यानी इतना ज्यादा वो मोबाइल हो चुका है, डैमेज हो चुका है। ठीक है, फिर हमारे पास है कि इसी लैक्सेशन को हमने क्लासिफाई किया हुआ है अगेन इनटू द 4 ग्रुप्स, in which first one is the concussion, the second one is the subluxation, and the third one is the lateral, and the fourth one is the intrusive luxation। तो कंकशन में हमारे पास जो है वो ज़्यादातर डिस्प्लेस नहीं हुआ होता। सब लग्जेशन में हम नेम इंडिकेट कर रहा है कि टूथ जो है वो थोड़ा सा लग्जेट हो सकता है, डिस्प्लेस हो सकता है अपनी पोजीशन से, नॉर्मल पोजीशन से। थर्ड वन इज द लैटरल लग्जेशन। तो लैटरल लग्जेशन शो करी कि आपका टूथ जो है वो लग्जेट हो चुका है बट लैटरली, ठीक है, यानी साइड मूवमेंट शो कर रहा है। और इंट्रूसिव लग्जेशन जो है ये शो कर रहा है कि आपका टूथ जो है वो अंदर की तरफ इंट्रूड कर गया है। यहाँ पे एक अनदर टर्म भी हम पढ़ेंगे विच इज द एक्सक्लूसिव लग्जेशन, यानी ऐसी लग्जेशन जिसमें आपका टूथ बाहर की तरफ एक्सट्रूड हो चुका होगा। So let's discuss the first one is the concussion. Concussion is defined as an injury to the supporting structures of the tooth। हमारे पास ये डिफाइन होती है एक ऐसी इंजरी जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द टूथ की तरफ आई है। तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स आप सब लोग जानते हो कि हमारे पास सीरियल, सीमेंटम, जिंजिवा, ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, एल्वोलर बोन, ये सारे हमारे पास सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो जब इन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स को कोई इंजरी लग जाए विदाउट एबनॉर्मल लूजिंग और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टूथ, यानी यहाँ पे आपके पास टूथ जो है वो डिस्प्लेस भी नहीं हुआ और लूज भी नहीं हुआ, लेकिन जो उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको इंजरी लग गई है बट विथ सिग्निफिकेंट रिएक्शन टू परकशन। और जब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं या हम वो डायग्नोज करते हैं तो हम एग्जामिनेशन में परकशन कर लेते हैं टूथ के ऊपर। तो वो परकशन के ऊपर जो है रिएक्शन शो कर लेता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास पेशेंट का जो टूथ है वो कंकशन उसको हो चुकी है। ठीक है, second one is the subluxation। तो subluxation is defined as an injury to the supporting structures। एक ऐसी इंजरी जो यहाँ भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स को हुई है लाइक द कंकशन, लेकिन यहाँ पे टूथ जो है वो लूज कर गया है। कंकशन में हमारे पास टूथ की लूजनिंग नहीं हुई होती है, लेकिन सबलक्सेशन में हमारे पास टूथ जो है वो एबनॉर्मली लूज कर गया है विदाउट एनी डिस्प्लेसमेंट, यानी उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ, लेकिन वो अपनी एरिया पे लूज कर गया है, यानी वहाँ पे थोड़ी बहुत मोबिलिटी आ सकती है। So the affected tooth are present in their normal position in the arch। जो टूथ अफेक्टेड है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में भी है, अपनी आर्च में है, क्योंकि हमने कहा कि इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई बट इट एग्जिबिट द हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी शो कर देता है और पेन भी शो करता है ऑन द परकशन। ब्लीडिंग हो सकती है वहाँ पे फ्रॉम द जिंजिवल सर्कस इज प्रेजेंट। तो ये इंडिकेट करती है जब ब्लीडिंग होगी तो इट मीन्स कि जो हमारे पास अंदर जो सपोर्टिंग टिश्यूज हैं, जो हमारे पास पेरियोडोंटल टिश्यूज हैं वो डैमेज हो चुके हैं, तो उनकी डैमेजिंग की वजह से वहाँ से ब्लीडिंग होती है और वो ब्लीडिंग हमारे पास जिंजिवल सर्विक्स से आ रही होती है। द टीथ रिस्पॉन्ड नॉर्मली टू सेंसिटिविटी टेस्ट। और ये तो जो है ये सेंसिटिविटी टेस्ट की तरफ भी नॉर्मली रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं।
द अनदर टर्म इज द एक्सट्रूसिव लग्जेशन। सो द एक्सट्रूसिव लग्जेशन नेम इंडिकेट कर रहा है कि टूथ तो लग्जेट हो चुका है, लेकिन वो लग्जेशन जो है वो उसकी एक्सट्रूसिव फॉर्म में है, यानी वो अपनी सॉकेट से बाहर की तरफ आ चुका है, एक्सट्रूजन उसमें हुई है। आप सब लोगों ने ऑर्थोडोंटिक में ये सारे टर्म्स पढ़े होंगे, एक्सट्रूजन, इंट्रूजन, लग्जेशन, ये सारी चीजें क्या है, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टूथ, यानी यहाँ पे आपका टूथ डिस्प्लेस हो चुका है, उसमें पार्शियली डिस्प्लेसमेंट आ चुकी है, लेकिन ये पार्शियल डिस्प्लेसमेंट उसकी फ्रॉम इट्स एल्वुलर सॉकेट आई है, यानी ये अपनी एल्वुलर सॉकेट से डिस्प्लेस कर गया है। सो सच टीथ अपेयर एलोंगेटेड विद लिंगुअल डेविएशन ऑफ द क्रोन। इस तरह के जो टीथ होते हैं ये हमारे पास एलोंगेटेड नजर आते हैं, क्यों? क्योंकि अपनी सॉकेट से बाहर की तरफ निकले हुए हैं, इसलिए यह हमें बड़े नजर आते हैं। विद द लिंगुअल डेविएशन ऑफ द क्रोन, यानी क्रोन आपका समटाइम्स लिंगुअल साइड पे डेविएट कर गया होता है, एज द टूथ इज यूजुअली सस्पेंडेड बाय द जिंजुआ। सो दीज injuries are always accompanied by the bleeding from the periodontal ligament। इनमें भी हमारे पास bleeding हो रही होती है, periodontal ligaments डैमेज हो चुके हैं, एंड दे एग्जिबिट अ डल साउंड ऑन परकशन। जब हम परकशन करते हैं इन टूथ के ऊपर, तो इंस्ट्रूमेंट से जब टूथ के ऊपर आप परकट करते हैं तो वो टूथ जो है वो डल साउंड क्रिएट कर रहा होता है। तो एक्सक्लूसिव लग्जेशन में हमारे पास बस यही बात की है कि टूथ डिस्प्लेस हो चुका है, टूथ से सॉकेट से बाहर की तरफ आया हुआ है, जिसकी वजह से वो एलोंगेटेड नजर आता है, समटाइम्स ये लिंगुअल साइड पे डिविएट कर जाते हैं, और हमारे पास यहाँ पे ब्लीडिंग भी होती है। So this picture shows you the extrusive luxation। ये देखें, टूथ अपनी एक नॉर्मल लेवल से बाहर की तरफ आया है, क्यों? क्योंकि यहाँ वो अपनी सॉकेट से बाहर की तरफ निकला हुआ है, और देखिए यहाँ पे ब्लीडिंग भी हो रही है, इट मीन्स की पीडीएल जो है वो सारे डैमेज कर गए हैं। तो एक ऐसी इंजरी जो परमानेंट टूथ को लग जाए और आपका टूथ जो है वो एक्सक्लूसिव लग्जेशन शो कर लेता है। अब इन जो एक्सट्रूटिव टीथ है, इनके लिए हम क्या करेंगे जब हमें पता चल जाए कि हाँ पेशेंट का टूथ जो है वो एक्सट्रूड हो चुका है? सो यू शुड बी फोर्स बैक इनटू द सॉकेट। आपने उसको सॉकेट के अंदर जो है दोबारा से फोर्स बैक करना है, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आना है, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द एक्सीडेंट। जैसे ही एक्सीडेंट हो जाए और आप देख लें कि पेशेंट का टूथ जो है वो बाहर की तरफ आ गई, इट मीन्स कि वो एक्सट्रूडिव लग्जेशन, उसकी इंजरी आ गई है, तो आपने उस टूथ को सॉकेट में अगेन अंदर करना है। दिस प्रोसीजर इज डन आफ्टर एनेस्थेटाइजिंग द रीजन। अगर पेशेंट को काफी ज्यादा पेन हो रहा है तो आप पहले उस रीजन को एनेस्थेटाइज कर लें, और उसके बाद आपने अपनी जेंटल फिंगर प्रेशर से प्रेशर देना है फिंगर्स पे, और फिर उसको सॉकेट के अंदर कर देना है। अगर इस तरह से नहीं हो सकता तो आप उसको प्रेशर करें, मे बी एक्सर्टेड ऑन द वुडन टंग ब्लेड। अब वुडन टंग ब्लेड क्या है? तो वुडन टंग ब्लेड हमारे पास वो है जो हमारे पास नॉर्मली जब हम क्लिनिक्स में जाते हैं और वो डॉक्टर्स हमारा गला जब चेक करते हैं तो उनके पास एक वुडन टंग ब्लेड होता है और एक जो है वो मेटल का होता है। तो वो मेटल का नहीं, जो वुडन की जो स्टिक्स होते हैं, तो वुडन का स्टिक हमारे पास माउथ में रख लेता है, हमारी टंग के ऊपर उससे प्रेशर कर लेता है, वो हमारा गला वगैरह चेक कर लेता है डॉक्टर ना। तो वही वुडन स्टिक्स जो है, ये आपके पास यही बात हो रही है कि आप उसको यूज कर ले। तो वुडन टंग ब्लेड आप उठा ले और उसको जो है टूथ की इंसाइजर सरफेसेस पे रख के और आप उसके ऊपर प्रेशर दें ताकि आपका जो टूथ है वो सॉकेट के अंदर चला जाए। So it should be placed against the incisor surfaces of the adjacent tooth to force them back into their socket। यानी आप उस exclusive luxated tooth को दोबारा से सॉकेट के अंदर इंसर्ट कर लें। इस तरह से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। The affected tooth should be splinted with a flexible splint for a period of 2 to 3 years। जो आपका टूथ अफेक्टेड है आप उसके लिए स्प्लिंट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो मूवेबल है तो आप स्प्लिंट से उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल स्प्लिंट्स हम इनके लिए यूज करते हैं। पीरियड ऑफ 2 to 3 वीक्स के लिए हम इनके लिए स्प्लिंट्स लगा लेते हैं। द टूथ शुड बी ग्राउंड आउट ऑफ ऑक्लूजन टू प्रिवेंट एडिशनल ट्रॉमा। और इस टूथ को आपने ऑक्लूजन के लिए भी यूज नहीं करना ताकि कोई एडिशनल ट्रॉमाटाइज कंडीशन उसके ऊपर ना आ जाए। तो एडिशनल ट्रॉमा से प्रिवेंट करने के लिए हम उस टूथ को ऑक्लूजन के लिए भी यूज नहीं करेंगे इस टाइम पीरियड के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लैटरल लग्जेशन। तो लग्जेशन की ही बात हो रही है, टूथ की डिस्प्लेसमेंट की ही बात हो रही है, बट अब वो टूथ जो है वो लैटरली लग्जेट कर गया है, ठीक है, लैटरली लग्जेट यानी साइड वाइज जो है वो डिस्प्लेस कर गया है। सो इट्स डिफाइंड एज एन इसेंट्रिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टूथ अदर देन इन एक्सियल डायरेक्शन। यानी एक्सियल डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, बट इन इसेंट्रिक डिस्प्लेसमेंट हो रही है। These
इंजरीज आर एसोसिएटेड विद द फ्रैक्चर ऑफ द एल्वुलर सॉकेट। अब एक टूथ जो है वो लैटरली लग्जेट क्यों कर जाता है? क्योंकि उसका जो एल्वुलर सॉकेट है वो फ्रैक्चर कर गया है। द क्रोन्स आर यूजुअली डिस्प्लेस्ड इन अ लिंगुअल डायरेक्शन। जो हमारे पास क्रोन्स हैं वो यूजुअली डिस्प्लेस कर जाते हैं लिंगुअल डायरेक्शन में भी, ठीक है। जिस तरह के हमने पहले भी बात की थी कि हमारे पास टूथ जो है वो ज्यादातर डिविएट कर जाता है लिंगुअल साइड से, तो इसमें भी लैटरली डिस्प्लेसमेंट में भी टूथ जो है वो थोड़ा लिंगुअल साइड पे चला जाता है। अलोंग विद द फ्रैक्चर ऑफ द एल्वुलर सॉकेट वॉल, जो उसका जो एल्वुलर सॉकेट की वॉल जो है जो फ्रैक्चर हो चुकी है, तो उस साइड पे उसका टूथ जो है वो ज्यादातर चला जाता है, क्योंकि इसमें जो ज्यादा इंजरी लगी है या जो फ्रैक्चर हुआ है वो उसका एल्वुलर सॉकेट जो है वो फ्रैक्चर हो चुका है। ट्रीटमेंट कंप्राइजेज रीपोजिशनिंग ऑफ द टूथ बैक इट्स नॉर्मल पोजीशन। उसी तरह हमने टूथ को दोबारा से अपनी उसकी नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आना है, which is difficult and painful but has to be done with the help of forceps under the infraorbital regional block anesthesia। अगर maxillary tooth है, ठीक है, तो आपने उसके लिए इंफ्राऑर्बिटल रीजनल ब्लॉक एनेस्थीसिया उसको दे दें और पेशेंट के टूथ को फिर वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ले आए, क्योंकि इसकी दोबारा पोजीशनिंग डिफिकल्ट भी है लेकिन पेनफुल भी है, इसलिए हम ब्लॉक एनेस्थीसिया दे देते हैं लैटरल लैक्सेशन में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द लैटरल लैक्सेशन। यहाँ पे उसका एल्वुलर सॉकेट जो है वो फ्रैक्चर हो चुका है, डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से टूथ जो है वो लैटरली, अब ये देखिए ये नॉर्मल है, ये टूथ यहाँ पे लैटरली डिस्प्लेस कर गया है, ये भी अपनी पोजीशन से इस साइड पे लैटरली डिस्प्लेस कर गया है और किस तरफ गए हैं? लिंगुअल साइड पे गए हुए हैं। सो दिस इज द lateral luxation. These teeth have to be stabilized with a flexible splint। इसके लिए भी luxation के लिए भी आप splint लगा सकते हैं और up to the period of 2 to 3 weeks के लिए भी या फिर 3 weeks के लिए भी लगा सकते हैं, but the average time is 2 to 3 weeks। डिपेंड करता है कि आपका टूथ जो है वो कितना डैमेज हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पेशेंट की देखिए फिंगर प्रेशर से जेंटली वो उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं। दिस इज द स्प्लिंट, ठीक है, यहाँ पे स्प्लिंट दिखाई गई, ये मेटल का स्प्लिंट लगाया है। यहाँ पे देखिए टूथ कलर स्प्लिंट लगाया हुआ है, वो इसलिए ताकि टूथ के ऊपर नजर ना आएगी लेकिन टूथ की मोबिलिटी को कवर करने के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टूथ जो है वो देखें अपनी सॉकेट से जो है वो डिस्प्लेस हो गया है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए फिंगर प्रेशर पे वो उसको दोबारा से इस सॉकेट में लेकर आएगा, तो यहाँ पे भी प्रेशर डाला है और एक से यहाँ पे एक साइड से टूथ को पकड़ा है, तो एक यहाँ पे इन्होंने इसको फोर्स किया, मूव किया यहाँ से और यहाँ पे प्रेशर डाला, तो जो फ्रैक्चर यहाँ पे आया हुआ था वो दोबारा पे अपनी पोजीशन पे आ गया है, टूथ अपनी पोजीशन पे आ गया है और ये फ्रैक्चर यहाँ पे हील कर जाएगा। तो ये इसका प्रोसेस है कि किस तरह आपने उसको फिर ट्रीट करना है। नेक्स्ट वन इज द इंट्रूसिव लैक्सेशन की बात हो रही है। तो इंट्रूसिव लैक्सेशन हमारे पास टूथ की डिस्प्लेसमेंट हुई है, लैक्सेशन हुई है, बट इन द फॉर्म ऑफ इंट्रूसिव, यानी टूथ जो है वो अंदर की तरफ सॉकेट में चला गया है, यानी इतना प्रेशर ऑफ द इंजरी या इस तरह का ट्रॉमा उसको लगा है कि वो अंदर की तरफ डिस्प्लेस कर गया है। सो डिफाइन एज द इंट्रूजन या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टूथ इनटू द एल्वुलर बोन। एल्वुलर बोन में आपका टूथ डिस्प्लेस कर गया है along the long axis of the tooth and it is accompanied by the fracture of the alveolar socket। यहाँ भी alveolar socket fracture हो चुका है, जिसकी वजह से टूथ जो है वो और भी अंदर की तरफ डिस्प्लेस हो गया है। It is one of the most severe forms of the dental traumatic injuries में हमारे पास the most severe form है। इसकी एक्सप्रेशन ऑफ द इंट्रूजन जो है वो वेरी करती है कि टूथ जो है वो सॉकेट के अंदर कितना डिस्प्लेस कर गया है, तो फ्यू मिलीमीटर तक भी जा सकता है और कंप्लीट बरेड भी हो सकता है, यानी पूरा टूथ आपका सॉकेट के अंदर जा सकता है, क्योंकि वहाँ अंदर जो है वो सॉकेट डैमेज हो चुकी है जिसकी वजह से टूथ अंदर की तरफ जा सकता है। When the tooth is intruded, only a small portion of the crown may be visible। जब आपका टूथ इंट्रूड कर जाता है तो this small portion crown हमें विजिबल भी होता है। It's also because of the swelling की वजह से भी ऐसा हो सकता है, और एक तो आपको इसकी वजह से पता भी चल जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ टूथ जो है वो आपका इंट्रूड कर गया है। सो लेट्स सी इन द पिक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टिश्यू जो है वो साइड स्वेल कर गई है। ये देखिए ये आपका टूथ क्राउन जो है वो थोड़ा सा विजिबल है। इट मीन्स कि आपका टूथ जो है वो अंदर की तरफ जो है वो इंट्रूड कर गया है, ठीक है, ड्यू टू इंजरी, और ये एक नॉर्मल है सारे, और ये टूथ जो है वो अंदर की तरफ चला गया है। इंट्रूजन जो है वो हमारे पास अकर हो जाती है विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी इन प्राइमरी टीथ देन इन परमानेंट। हमारे पास इंट्रूसिव जो इंट्रूसिव
लग्जेशन जो है ये ज़्यादातर हमारे पास प्राइमरी टीथ में अकर होती है देन परमानेंट। अब जब प्राइमरी टीथ में अकर हो जाती है तो ये हमारे लिए खतरे का बास इस तरह है कि ये परमानेंट टूथबड जो है जब वो एरप्ट होते हैं तो उनको वो ब्लॉक कर लेती है। लेकिन अगर परमानेंट में है तो फिर हमें इसे ट्रीट करना चाहिए। सो इंट्रूसिव टूथ यूजुअली रिक्वायर नो इमीडिएट ट्रीटमेंट अनलेस इट इज परमानेंट टूथ, सॉरी प्राइमरी टूथ। जब तक वो प्राइमरी टूथ नहीं है तब तक आप उसके लिए वो डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं देते। अगर प्राइमरी टूथ है तो आपने डायरेक्टली उसको ट्रीट करना है, लेकिन अगर परमानेंट है तो आप फिर उसको फिर स्लोली भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी टीथ में आपने फिर क्यों डायरेक्टली इसको ट्रीट करना है? क्योंकि ये आपके पास एडवर्सली इफेक्ट डालता है परमानेंट टूथबड पे भी। द टूथ विल स्लोली री एरप्ट, आपका टूथ जो है वो फिर स्लोली री एरप्ट होगा। इमरजेंसी ट्रीटमेंट इट इज अकम्पेन्ड बाय अप्लाइंग कूल टू एलिवेट द स्वेलिंग। वही बात, हमारे पास स्वेलिंग्स आ जाती हैं तो हम वहाँ पे कोल्ड या फिर हम आइस क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम उसकी स्वेलिंग को जो है वो कम कर लें, पेन को कम कर लें। एंड बाय स्टॉपिंग ऑफ द ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए भी हम कोल्ड आइस और ये चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। सर्जिकली एक्सट्रूजन भी हम कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल टीथ इंट्रूड कर गए हैं। मल्टीपल टीथ इंट्रूड कर गए हैं तो आपने सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू इन सारी टीथ को एक्सट्रूड करना है, यानी बाहर की तरफ निकालना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट्स भी कर सकते हैं इन टीथ में, अनलेस द पल्प ऑफ द इंट्रूडेड टूथ डाइज, जब तक उसका पल्प जो है वो डाई ना कर चुका हो। तो ये हमारे पास सारी इंजरीज आ गई जो परमानेंट टूथ को हो जाती हैं। आई होप सो कि सबको समझ आ गया होगा कि हमारे पास किस तरह से परमानेंट टूथ को इंजरीज आकर हो सकती हैं और उसके रिजल्ट में क्या क्या हो सकता है, फिर हम उसको ट्रीट किस तरह कर सकते हैं। तो इसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव थी वो आप सबको समझ आ गई होंगी और काफ़ी इंफॉर्मेशनल भी रहा हुआ होगा आप लोगों के लिए। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।